नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे नवादा के बिस्कोमान परिसर की, जहां खाद लेने के लिए लोगों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। मामले की शुरुआत पर्ची कटाने वाली लाइन में लगने को लेकर हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी, डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला किया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से हर रोज यहां यही माहौल होता है। स्थानीय लोग गुंडागर्दी करते हैं और दूसरे किसान को खाद नहीं लेने देते। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं और ये जो इलाका है वो नवादा बिस्कोमान परिसर का है, जहां देखिए कि किस तरीके से अफरा तफरी भगदड़ का माहौल है, भीड़ लगी हुई है। और बता दें कि समय जो है वो कोरोना बंदी का है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का है, मास्क पहनने का है। लेकिन इन सब के बीच खाद के लिए जोरदार भिड़ंत की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपस में लोग भिड़े हुए हैं, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। तो बता दें कि ये कोई यहाँ की पहली तस्वीर नहीं है, आए दिन यहाँ का नजारा यही रहता है। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ खाद को लेकर स्थानीय लोग जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और अन्य किसानों को खाद नहीं लेने देते, जिस वजह से यहाँ पर रोज हंगामे की तस्वीरें आम होती है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार के नवादा बिस्कोमान परिसर की। और बिहार में कोरोना का कहर एक और तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच, इन सब से बेखबर नवादा बिस्कोमान परिसर की तस्वीर आप देखिए, जहां खाद को लेकर लोग आपस में किस तरीके से भिड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है एक दूसरे पर लदे हुए हैं, हाथापाई चल रही है। और इन सब के बीच कहने के लिए सिर्फ कुछ लोगों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा है। यहाँ पर न मास्क का प्रयोग हो रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। और साथ ही आपको बताएं कि यहाँ जहाँ एक ओर सभी किसानों को खाद मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर यहाँ की हकीकत यह है कि सिर्फ स्थानीय किसान जो है उनको खाद मिलती है, अन्य किसानों को खाद नहीं मिल पाती। और उसी की वजह से यहाँ पर रोज भिड़ंत की तस्वीरें आम रहती है। तो बता दें कि इस पूरे मामले की बात हम करें तो शुरुआत यहां पर्ची काटने वाली लाइन में लगने को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और उसके बाद देखते ही देखते कुछ लोग आपस में भिड़ गए। आते हैं किसान लोग, दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आके यहाँ मार खाता है। तो क्या दिक्कत, लाइन लगने में दिक्कत है? लाइन लगने में भी दिक्कत हुआ है। और यहाँ का लोकल लोग है तो खाद ले लेके वितरण करता है और बाहरी लोग को मारता है। हम लोग नजदीकी लड़का है यहाँ का, आकर उन्होंने हम लोग को लाइन से हटा दिया। हम लोग के मना करने पर उन लोग जबरदस्ती हटाकर खुद खाद ले लिया है। और उसके बाद यहाँ से गया तो उधर से आया और 10 लड़के के साथ आया और हम लोग के साथ जबरदस्ती मारपीट किया। यहाँ आसपास गोदाम नहीं होने की वजह से हमारे पास भीड़ ज्यादा है। मैन पावर की कमी, इसके कारण। तो आप लोग कहीं लिखित दिए इसका? हाँ, लिखित दिया हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? हमारे मुख्यालय में कोई कार्रवाई नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जी हां, ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। तो बता दें कि अभी भी महाराष्ट्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीलबंद लिफाफे में बताएं कि प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है और साथ ही सीबीआई जांच का विरोध किया। इसके अलावा आपको बताएं कि बिहार सरकार पर महाराष्ट्र सरकार आरोप भी लगा रही है। वो आरोप क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच क्यों शुरू कर दी, इस पर प्रश्न उठाया है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने। साथ ही आपको बताएं कि बिहार सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है, ये भी कहना है महाराष्ट्र सरकार का। जब जांच ही गैर कानूनी है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कैसे हुई? तो बता दें कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार संभलने को तैयार नहीं है। अब भी सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, साथ ही बिहार पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहरा रही है। इसके अलावा यह भी कहा कि केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र सरकार अब भी इस पूरे मामले पर अपनी गलती मानने की बजाय सीबीआई जांच का एक और तो विरोध कर रही है, साथ ही बिहार पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रही है और अभी सीमाएं बता रही है बिहार पुलिस की कि इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस को अधिकार सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज करने का था और एफआईआर दर्ज करके ये मामला मुंबई पुलिस को दे देना चाहिए था।
बड़ा सवाल कि जब 40 से 50 दिन गुजर गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब थाक हारकर सुशांत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। फिर उम्मीद की गई थी कि शायद महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट करेगी, लेकिन वहां पर जो अफसर जांच के लिए गए थे उन्हीं को क्वारंटीन कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में फिर क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या साथ में करने, क्या ऐसा है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो इसके अलावा आपको बताएं कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने आज सुशांत की डायरी का एक पन्ना न्यूज 18 के साथ साझा किया, जिसमें रिया के साथ उसके पिता, मां और भाई का जिक्र है। प्यार वाले पन्ने में जिन मीठी बातों का जिक्र है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यही कि जब रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो फिर इस दिखावे का क्या मतलब। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपने रिश्तों को लेकर चल रही खबरों के बीच रिया चक्रवर्ती लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के साथ उसके संबंध बेहतर थे और अच्छी ट्यूनिंग भी थी। तभी तो पहली बार रिया की ओर से सुशांत के लिखे नोट को शेयर किया गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने डायरी का एक पन्ना न्यूज 18 को शेयर किया है। इस पन्ने में कलम से लिखी पंक्तियां सुशांत की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सुशांत की डायरी वाले पन्ने में लिखा है, मैं अपने जीवन का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में लीलू यानी शोविक का भी आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में बेबू यानी रिया के लिए भी आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में सर यानी कि रिया के पिता का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में मैम यानी रिया की मां का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में फुज यानी अपने डॉग का शुक्रगुजार हूं। मैं उन सबों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे जिंदगी में प्यार दिया। रिया के वकील का दावा है कि इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार का जिक्र तक नहीं किया है। यही नहीं, रिया ने सुशांत के जिम में यूज करने वाले उस वाटर बॉटल की तस्वीर को भी शेयर किया है और ये बताया है कि उसके पास सुशांत की मात्र यही एक अंतिम प्रॉपर्टी बची है। अब रिया की ओर से डायरी का पन्ना तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि इस पन्ने को जारी कर आखिर रिया क्या साबित करना चाहती है। रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो इस पन्ने में अलग क्या है? सुशांत ने तो रिया पर भरोसा किया ही था, तो फिर इसमें नया क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस पूरे मामले पर अगली अहम खबर आपको बताएं, जहां रिया की याचिका पर सुशांत के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पिता ने गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से रिया की याचिका को खारिज करने की मांग की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बिहार में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर की जांच महाराष्ट्र में कराने की मांग की है। इसको लेकर बिहार सरकार और रिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। बिहार सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है और बिहार सरकार की सिफारिश पर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह से आज फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत की बहन के आवास पर जाकर मनोहर लाल खट्टर ने केके सिंह से मुलाकात की। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का आखिरी वीडियो सामने आया। दिशा के किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो को, जी हां, इस वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो दिशा खुद बनाती दिख रही हैं और काफी खुश भी नजर आ रही हैं। यह वीडियो 8 जून की रात को 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है और ठीक 1 घंटे बाद दिशा ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि दिशा ने अपने मंगेतर रोहन राय और अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले दिशा और उनके किसी मित्र का जन्मदिन था और ये पोस्ट बर्थडे पार्टी चल रही थी। बता दें कि बीजेपी सांसद नारायण राणे ने और
सोशल मीडिया पर। जी हां, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस पार्टी को लेकर कई सारे आरोप लगाए थे कि इस पार्टी में बॉलीवुड से जुड़े लोग थे और कोई महाराष्ट्र सरकार का मंत्री भी इस पार्टी में था। लेकिन इस वीडियो के मुताबिक दिशा और उनके दोस्तों के अलावा पार्टी में कोई नहीं दिख रहा। लगातार इस केस पर उठ रहे सवालों पर मुंबई पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि दिशा सुसाइड मामले में यदि कोई जानकारी मिलती है तो हमें बताएं। लंबे इंतजार के बाद आज 134 करोड़ की लागत से बने 235 बेड के आईजीआईसी के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल की कई इमारत का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आईजीआईसी के नए भवन का निरीक्षण किया था। बता दें कि इस अस्पताल में हार्ट की बीमारी से जुड़ा बेहतर इलाज हो सकेगा। करीब 54 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनें इस अस्पताल में लगाई गई है। बड़ी बात यह कि साल 2010 में खुद नीतीश कुमार ने ही इस अस्पताल की नींव रखी थी। चुनावी साल में उद्घाटन और शिलान्यास पर बिहार की सियासत सुलग रही है। विपक्ष ने सीएम पर चुनावी साल में शिलान्यास और उद्घाटन करने का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जाति और संप्रदाय की राजनीति का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार अंधाधुंध तरीके से सरकारी योजनाओं का उद्घाटन आज कर रही है। गोपालगंज का पुल जिस तरह से अप्रोच पथ 29 दिन में ही उद्घाटन के बाद बह गए थे, बाकी योजनाओं का भी यही हाल ना हो जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पिछली योजना तब तक पूरा नहीं हुआ, ये योजना कौन पूरा करेगा? अब जो शिलान्यास कीजिएगा ये आने वाला सरकार उसको पूरा करेगी। आप जनता को ठग क्यों रहे हैं? चल चलंती के बेरा है, विदाई का बेरा है। जनता के आंख में जितना धूल झोंकना है झोंक लीजिए। विकास की नई गाथा बिहार में लिखी जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शैली के अनुरूप विपक्ष के आरोपों का जवाब बराबर काम से दिया है। कार्यों को लेकर के विपक्ष ने एक बार फिर चिर परिचित अंदाज में इसे चुनावी घोषणा की संज्ञा दे दी है। बक्सर से बड़ी खबर, जहां एक बुजुर्ग कैदी की मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण मौत हुई है। कैदी विष्णु पांडे रामो बरिया गांव का रहने वाला था और जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जेल प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल में लाया गया था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने इलाज में देरी कर दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। वहीं परिजनों को कैदी की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई थी, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं बक्सर की, जहां एक बुजुर्ग कैदी की मौत के बाद परिजन यहां पर हंगामा करते दिखे। तो देखिए किस तरीके से जो फर्नीचर है अस्पताल का उसको उठाकर फेंक रहे हैं और ये इनका आरोप यहां पर यही है कि उनको बेहतर इलाज नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत हो गई। और परिजनों को इन्फॉर्म पुलिस की तरफ से ये किया गया था कि कैदी बीमार है, लेकिन जब ये अस्पताल पहुंचे तो इनको मौत की सूचना मिली। इसके बाद ये आक्रोशित नजर आए और अस्पताल में खूब जमकर हंगामा किया। तो जो बेड है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अन्य फर्नीचर है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बता दें कि पूरा मामला जो है मृतक विष्णु पांडे से जुड़ा हुआ है, जो जेल में थे, और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन की लापरवाही से इनकी मौत हुई और इसी को लेकर ये हंगामा भी कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और आप देख रहे हैं अस्पताल में बवाल का माहौल है और ये अस्पताल जो है यहां पर कैदी की मौत के बाद हंगामे की तस्वीर सामने आई। तो बताएं कि विष्णु पांडे रामबोरिया गांव के रहने वाले थे, उन्हीं की मौत के बाद हंगामा हुआ है। तो मान लीजिए कि जेल प्रशासन उनको पकड़ के 2-3 इलाज नहीं करने दिए, 2-3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद बाबूजी के काफी खून गिरने की वजह से कमजोरी हो गया था, तो जेल प्रशासन कुछ भी दावा नहीं दिए, कुछ भी इलाज नहीं कर रहे, उनके कमजोरी हो गया था। उसके बाद उनके बहुत कमजोरी होकर चल फिर नहीं रहे थे। हम लोग सोचे कि कैदी है तो कैदी वार्ड में जाएंगे। मरने के बाद हाँ, विषय इतना हमको पता होता तो हम छोड़ नहीं देते, तब से लेके आके यहीं बैठे हैं। सर लोग जो रहते हैं ना हमारे, वो बोले कि साइड कर दो, तो साइड अब हम लोग तो सोचो वही जगह है हमारा कैदी वार्ड।
वैशाली के खिरखैया गांव में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। पानी की, जी हां, पीने के पानी से लेकर खाने तक की समस्या से लोग परेशान हैं। चापानल और चूल्हा सब जलमग्न है। जब गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो लोगों का दर्द सामने आया। लोगों का कहना है कि मुश्किलें कई है लेकिन हल कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त हम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में लेकिन वैशाली के इलाके में हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाया नदी की वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। ऐसे ही खिरखैया गांव में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि घर लगभग कमर भर पानी तक डूबा हुआ है और इसी में लोग रहने को विवश हैं। और ये तस्वीर है खिरखैया गांव की और देख रहे हैं चापाकल भी डूब चुका है, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। जी, क्या स्थिति है? घर में तो पूरा अंदर भी पानी जा चुका है, पूरा गोर अंदर से दलदल हो गया। चलो दिखाओ अपने आप। क्या नाम है अपने? क्या नाम है? सीता देवी। सीता देवी के घर के बाहर पानी और सीता देवी के घर के अंदर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी सी जगह बची हुई है जहाँ पे ये पूरा परिवार इस वक्त है। एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से बाढ़, और देखिए घर के पिछले के इलाका देखिए, ये आंगन है, इस आंगन में देखिए पानी प्रवेश कर चुका है लगभग कमर भर पानी में। और स्थिति यह है कि लोग किसी तरीके से घर में किसी तरीके से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर के आंगन में पानी प्रवेश कर चुका है, घर के बाहर पानी प्रवेश कर चुका है। हम कोशिश करेंगे आपको। देखिए इनका चूल्हा भी टूट चुका है, चूल्हा भी टूट गया है। हाँ, सारे चूल्हा टूट गया जी। हाँ, चूल्हा टूट गया, सब बदल गया। तो खाना कैसे बन रहा है? खाने की व्यवस्था नहीं है हम लोग के। पानी का हाल हुआ, सुनली, रहे के साधन न है। पानी देखिए बिल्कुल रहने का साधन। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए चूल्हा तक टूट चुका है और पूरा परिवार, पासवान जी का पूरा परिवार इस वक्त पानी में रहने को मजबूर है। बाढ़ ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। तो ये है तस्वीर और पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि गांव वाले बता रहे हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हाजीपुर और वैशाली का इलाका है उसमें कई गांव बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उन लोगों तक मदद पहुंचाए ताकि उनकी समस्या जो बढ़ रही है उस समस्या से कुछ निजात मिल सके। क्योंकि जब तक बाढ़ का पानी उतरेगा नहीं तब तक समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनकी सरकार को चाहिए कि ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाए। कैमरामैन सोवत के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, खिरखैया, वैशाली। वैशाली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग किसी तरह से बाढ़ से बचकर खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ में सबसे अधिक जलावन की लकड़ी की दिक्कत है। लोग जान जोखिम में डालकर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स दिखे, श्यामदेव पासवान, जो बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेकर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब सवाल किया तो समस्या भी बताई और संकट को भी गिनाया। बाढ़ का पानी है, कब क्या घटना घट जाए तो आप मतलब सिर्फ लकड़ी लाने के लिए घुस के पानी में? ठीक है, तो लकड़िया को दहने नहीं देना, इसलिए खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था। लकड़िया पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं, सूखेगा जलेगा। तो देखिए वहाँ पे जो है 1.5-2 मानुस पानी उसके आगे है और गहरीला है वहाँ पे, इसके आगे ये कुछ ऊंचा था। तो देखिए श्यामदेव पासवान है, घर में चूल्हा जले, इसके लिए थोड़ी सूखी लकड़ी की जरूरत थी और इसलिए वो अपने से ज़्यादा पानी में डूबकर किसी भी तरीके से तैर के किनारे में लकड़ी लेकर पहुँचे हैं। तो ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। हाजीपुर और वैशाली के कई इलाकों में लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। तो वो चूल्हा जलाने के लिए ऐसे ही लकड़ी का इंतजाम कैसे पानी में घुस कर ला रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बेहद खराब स्थिति है हाजीपुर और वैशाली के कई गांव की स्थिति, जहां पे बाढ़ के पानी की वजह से लोग समस्या में जी रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोगों को पानी के दुर्गंध के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से घिरे विजय छपरा इलाके में लोगों को शौचालय, पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो सामुदायिक किचन में एक ही समय खाना दिया जा रहा है। जायजा लिया सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति एक पखवाड़े बाद भी गंभीर बनी हुई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी जमा हुआ है। जो जिले का 14 प्रखंड है उसमें 14 लाख से अधिक की आबादी जो है बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। और इतना बड़ा जो ये आंकड़ा है 14 लाख से अधिक का, ये इसलिए हुआ है कि बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ रही है। पहले बागमती वाले क्षेत्र में जो औराई और कटरा और गायघाट का इलाका था वहाँ बाढ़ ने तबाही मचाई थी, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी
और बागमती लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या समस्या आप लोग झेल रहे हैं? समस्या तो हम सब गिर गया, घरों गिर रहा है सर, हमारे सबके घर गिरा है। और प्रभु का कृपया है जो अभी हिलकोरा जिस दिन आता है वो दिन बाप रे बाप सब बहुत घर से गिराता है हम लोग को। और बाथरूम का भी दिक्कत है यहाँ सर, और जगह जगह पानी का भी दिक्कत है सर। और वीडियो साहब बोले कि जब हम 2 दिन के खाना देंगे 2 टाइम को, और खाना न पहुँच पाने के कारण हम लोग 1 टाइम खाते हैं। पूरा गन आ रहा है, पानी एक ही टाइम का मिलता है। जल जमाव के बीच जो पानी है वो उससे अब दुर्गंध भी आने लगा है, और निश्चित तौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं, खास करके जल जनित जो समस्याएं हैं, उनसे लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। और जो फिलहाल जो सामुदायिक किचन 300 से अधिक जिले में चलाया जा रहा है, उसमें अधिकांश जगह ये शिकायत मिल रही है कि चूंकि प्रभावित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे में इस प्रकार के किचन से एक ही समय का भोजन प्रभावित लोगों को मिल पा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बेगूसराय में एक तरफ जहां गंडक में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहीं गंगा में बाढ़ और कटाव से लोग सहमे हुए हैं। गंगा किनारे बसे लोग अब रत जगह कर अपने और जानमाल की रक्षा में जुटे हैं। लोगों का आरोप है कि सूचना देने पर हर बार प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ भरोसे की घुट्टी पिलाकर चले जाते हैं। न तो कटाव रोकने के लिए कोई काम किया जा रहा है, न ही कटाव की जद में आ रहे लोगों को कोई मदद मिल रही है। खाली वोट लिए सब बेकल रहता है कि जब हमरा वोट पड़े चाहे नेता, जब कुछ हमरा आर के मुखिया अगर कोई चीज के अगर सही दे नहीं करते तो ऐसा कहते मुखिया आते सरपंच सिर्फ भरोसा दे करके चले जाते हैं। यहाँ पर जो है आदमी त्राहिमाम में है, आदमी जो है यहाँ अब बचने की स्थिति में नहीं है। न बास का उपाय तो कहीं है जमीन, न खाने का कोई उपाय है इन लोगों का जो हम लोग कट रहे हैं। छपरा में गरखा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के तरवाना में बांध टूटने से पूरा चवर डूब गया है। इस बांध के टूटने से लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे इटावा, बसंत, जलाल, बसंत गांव शामिल हैं। 2 दिन पहले से ही यहां रिसाव हो रहा था, तो इसकी सूचना रामपुर पंचायत के मुखिया ने जिलाधिकारी को दी थी, लेकिन समय रहते अधिकारियों ने बांध की सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण बांध टूटा। मुजफ्फरपुर का मड़वन प्रखंड इन दिनों 2 कार्यालयों से संचालित हो रहा है। दोनों कार्यालयों के बीच करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। 2 जगहों से कार्यालय संचालित होने से लोगों की परेशानियों बढ़ गई है, और लोगों का कहना है कि एक कार्यालय में काम के लिए जाने पर दूसरे कार्यालय में भेज दिया जाता है। न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की तो इस मामले को सही पाया। लोग बैठे हुए हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीडीओ साहब से पूछिए। बोल रहे हैं जी अंचल से बोलिए, वीडियो साहब आप लोग तमाशा बनाए हुए हैं। अब पटना का एक कॉरिडोर ऐसा होगा जो पूरी तरीके से ग्रीन होगा। आर ब्लॉक से दीघा सड़क तक विकसित किए जा रहे इस कॉरिडोर में 10,000 से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इसे खूबसूरत बनाने के लिए जो पुराने और सूखे पेड़ हैं, उसे काटने की जगह पेंटिंग कर खूबसूरत बनाया जा रहा है। पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी ये है कि उन्हें एक ऐसा कॉरिडोर मिलने वाला है जो पूरी तरह से ग्रीन होगा, हरियाली से भरा होगा। जी हाँ, हम अभी मौजूद हैं पटना के आर ब्लॉक से दीघा तक जाने वाली सड़क पर, और इसे पूरी तरह से ग्रीन बनाया जाएगा। पटना वन विभाग के तरफ से इसको ग्रीन बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यहाँ की डीएफओ रुचि सिंह हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम, किस तरह से आप लोग ग्रीन बनाने की तैयारी कर रही हैं? आर ब्लॉक से दीघा तक लगभग 10,000 पेड़ हम लगाएंगे, छोटे बड़े मिलाकर। ये मीडियन पे और दोनों तरफ 2 पार्क्स डेवलप करेंगे, और ये साइड में लैंडस्केपिंग करेंगे। तो मैम, अभी मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे सूखे पौधे हैं जिसको पेंटिंग किया जा रहा है, और कई पौधे लगाए जा रहे हैं, तो इसकी क्या कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं, ये पेड़ डेड ट्रीज हैं, तो उसको रिमूव करने के बजाय हम उसको एज ए ब्यूटिफिकेशन के लिए उसको बस पेंट कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्रीपर्स वगैरह लगा के, ताकि लुक अच्छा आए। आने वाले कितने दिनों में लोगों को ये सुकून मिलेगा कि इस ग्रीन कॉरिडोर में जब वो चलेंगे तो पूरी तरह से सुकून भरा उनका? पौधे हमारे प्लांटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। कल लास्ट डे है, कल पृथ्वी दिवस है, तो कल सीएम इसका समापन करेंगे, इस मिशन 2.51 का, जिसमें हम ऑल ओवर स्टेट 2.51 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो कल उसका समापन होगा, और 6 से 8 महीने में ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे और ये ग्रीन कॉरिडोर की तरह दिखेगा। रुचि सिंह है, डीएफओ है पटना की। और आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है ये आर ब्लॉक से दीघा तक
जाती है और काफ़ी जल्दी इसे बनाया गया है। आप देखिए जिस तरह से जो पुराने पौधे हैं उनको फिर से नए तरीके से किया जा रहा है ताकि वो बहुत बड़े ना हो जाएं कि जिससे ट्रैफिक की दिक्कत हो, और साथ ही जो नए पौधे लगाए गए हैं बड़े और मीडियम साइज के पौधे लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो सूखे हुए पेड़ हैं उन पर पेंटिंग की जा रही है ताकि उस पर खूबसूरत लगे, साथ ही उस पर जो लताओं वाली जो पौधे हैं, लताएं जिस पर ज़्यादा चढ़ती हैं उन पर वो पौधे लगाए जाएंगे ताकि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगे। तो कुछ ही दिन के बाद जब आप इस सड़क से जाएंगे तो आपकी आंखों को सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। कैप्टन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।